प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्हार का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर गोल पार्ट जो है वो मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्मरण होता क्या है। संस्मरण एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन की कोई भी जो उनको बहुत यादें रह जाती हैं उनके मन में, जिनके बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उसको कहानी रूप में जब लिख देते हैं उसको कहते हैं संस्मरण। तो मेजर ध्यानचंद का ये जो संस्मरण है बहुत ही प्रेरणादायी है। और किस तरह मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर बने और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, आज हम एक छोटे से उनके संस्मरण से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के राजपूत परिवार में हुआ। प्रारंभ में इनका सपना कुश्ती खेलने का था, लेकिन बाद में वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए और उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। उनकी हॉकी खेलने की शैली से ब्रिटिश सेना के अधिकारी इतने प्रभावित थे कि उन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया। हॉकी के क्षेत्र में उनका अतुल्य योगदान रहा है। उन्होंने भारत को 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक दिलाए थे और भारतीयों को गौरवान्वित किया था। ऐसा कहा जाता है कि वह दिन के समय अपने सैनिक कर्तव्यों का पालन करते थे और रात की चांदनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। भारत में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो गोल पाठ मेजर ध्यानचंद द्वारा रचित एक संस्मरण है और इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों में खेल के प्रति सकारात्मक भावना, टीम वर्क, सहयोग के महत्व को समझाना और भारत के इस महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व से परिचित करवाना। इसके साथ ही छात्रों को संस्मरण विधा से परिचित करवाने के साथ साथ छात्रों को संस्मरण लेखन के लिए प्रेरित करना भी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो अब समझते हैं कि इस पाठ का सार क्या है। इस संस्मरण में लेखक ने क्या और कैसे स्पष्ट किया है। लेखक 1933 में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था और एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स के बीच में एक मुकाबले में गेंद न देने पर सैंपर्स एंड माइनर्स के खिलाड़ी ने लेखक के सिर पर हॉकी मार दी, जिससे लेखक घायल हो गया। इस बात का बदला लेखक ने सैंपर्स एंड माइनर्स टीम को 6 गोल से हरा कर लिया। उन्होंने विरोधी खिलाड़ी को शांत भाव से कहा, यदि तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। 16 साल की उम्र में लेखक फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। लेखक को रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी बार बार खेलने के लिए कहते थे। छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जैसे जैसे लेखक का खेल निखरता गया वो तरक्की प्राप्त करता गया। लेखक ने लगन, साधना और खेल भावना को सफलता का सबसे बड़ा मंत्र बताया है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में लेखक को कप्तान बनाया गया। उस समय बर्लिन ओलंपिक में लोग उसके खेल के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लेखक दूसरे खिलाड़ियों को गोल करने के लिए बॉल देता था। इसी खेल भावना के कारण उसने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में उनकी टीम को स्वर्ण पदक मिला। लेखक में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत उसकी अपनी नहीं बल्कि देश की है। ये है मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखित गोल पाठ का सारांश। अब शुरू करते हैं इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ। रेजिमेंट यानी सैन्य दल, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, झटपट, जल्दी जल्दी, शर्मिंदा यानी लज्जित होना। सैंपर्स एंड माइनर्स अंग्रेजों के समय का एक हॉकी की टीम थी। सफलता यानी कामयाबी, साधना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य, छावनी सैनिकों के रहने का क्षेत्र, सूबेदार सेना का एक पद, निखार आना यानी निर्मल होना, श्रेय यानी यश, लांस नायक ब्रिटिश भारतीय सेना में एक पद। अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के मुख्य MCQ या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर।
तो पहला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की तरफ से कब खेलते थे? 1935 में, 1933 में, 1960 में या 1975 में? तो सही उत्तर है ख, 1933 में। दूसरा प्रश्न, ध्यानचंद ने हॉकी मारने वाले खिलाड़ी की टीम के खिलाफ कितने गोल किए? 4, 7, 6 या 3? और सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न है, गोल पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी, कविता, संस्मरण या रेखा चित्र? और सही उत्तर है संस्मरण। यदि खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को हॉकी नहीं मारता तो वो उसे कितने गोलों से हराने का प्रयास करते? 4, 2, 7 या 10? और सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, किस टीम के खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद के सिर पर हॉकी मार दी? पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अंग्रेज रेजिमेंट या सैंपर्स एंड माइनर्स टीम? और सही उत्तर है घ, सैंपर्स एंड माइनर्स टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग में, इलाहाबाद में, दिल्ली में या कुरुक्षेत्र में? सही उत्तर है प्रयाग में। अगला प्रश्न, लेखक का परिवार प्रयाग से कहां आकर बस गया? दिल्ली, हरियाणा, झांसी या श्रीनगर? और सही उत्तर है झांसी में। लेखक कितने वर्ष की आयु में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ? 15 वर्ष की, 16 वर्ष की, 25 वर्ष की या 34 वर्ष की? और सही उत्तर है ख, 16 वर्ष की आयु में लेखक सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। अगला प्रश्न है, लेखक की रेजिमेंट का किस खेल में बहुत नाम था? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल? और सही उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न, लेखक की रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? मेजर तिवारी, सूबेदार ब्राह्मण, कैप्टन द्विवेदी या फिर मेजर त्रिपाठी? और सही उत्तर है क, मेजर तिवारी। अगला प्रश्न है, लेखक को बर्लिन ओलंपिक में कप्तान कब बनाया गया? 1936 में, 1926 में, 1934 में या 1939 में? और सही उत्तर है 1936 में। अगला प्रश्न, बर्लिन ओलंपिक के खेल के दौरान लोगों ने लेखक को क्या कहना आरंभ कर दिया? मेजर साहब, सूबेदार साहब, खिलाड़ी या हॉकी का जादूगर? और सही उत्तर है हॉकी का जादूगर। बर्लिन ओलंपिक के समय ध्यानचंद किस पद पर कार्यरत थे? मेजर, सिपाही, सूबेदार या लांस नायक? और सही उत्तर है लांस नायक। बर्लिन ओलंपिक में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कांस्य, रजत, स्वर्ण या सिल्वर? सही उत्तर है ग, स्वर्ण पदक। लेखक को तरक्की कैसे मिली? खेल में निखार आने पर, घूमने पर, सेना में भर्ती होने पर या समाज सेवा करने पर? और सही उत्तर है क, खेल में निखार आने पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पाठ के मुख्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाले खिलाड़ी से क्या कहा? लेखक ने अपने सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाले खिलाड़ी की पीठ थपथपाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेजर ध्यानचंद की बात सुनते ही खिलाड़ी की क्या दशा हुई? मेजर ध्यानचंद की ये बात सुनते ही खिलाड़ी घबरा गया। वह हर समय मेजर ध्यानचंद को ही देखता रहता था कि वो कब उसके सिर पर हॉकी मार देंगे। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने सिर पर हॉकी स्टिक मारने का बदला कैसे लिया? लेखक ने अपने सिर पर हॉकी स्टिक मारने का बदला विरोधी टीम के खिलाफ 6 गोल करके लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को हॉकी खेलने के लिए कौन प्रेरित करता था? लेखक को हॉकी खेलने के लिए फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी प्रेरित करते थे। क्या फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट की छावनी में हॉकी खेलने का समय निर्धारित था? नहीं, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट की छावनी में हॉकी खेलने का समय निर्धारित नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और हॉकी खेलने लगते थे। अगला प्रश्न है, बुरे आदमी को किसका डर होता है? बुरा आदमी सबके साथ बुरा करता है, इसलिए उसे इस बात का डर होता है कि उसके साथ भी बुराई होगी, अर्थात लोग उसके साथ भी बुरा करेंगे। मेजर ध्यानचंद का बदला लेने का ढंग कैसा था? मेजर ध्यानचंद का बदला लेने का ढंग बहुत अनोखा था। यदि कोई उनके साथ बुरा करता था तो वो उसके साथ बुरा करने की जगह अच्छे आचरण और अच्छी खेल भावना का परिचय देकर बदला लेते थे। मेजर ध्यानचंद हमेशा क्या कोशिश करते थे? मेजर ध्यानचंद हमेशा ये कोशिश करते थे कि वे गेंद को गोल के पास किसी भी तरीके से ले जाएं और उसे दूसरे खिलाड़ी को पास कर दें, जिससे उस खिलाड़ी को गोल करने का
मौका मिल जाए। अगला प्रश्न है, लेखक खेलते समय किस बात का ध्यान रखता था? लेखक खेलते समय इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत उसकी अपनी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अगला प्रश्न, पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते समय लेखक के साथ क्या घटना घटी? 1933 में लेखक की पंजाब रेजिमेंट की टीम सैंपर्स एंड माइनर्स के साथ मुकाबला कर रही थी। लेखक के खेल को देखते हुए सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में लेखक के सिर पर हॉकी मार दी। लेखक के सिर से खून बहने लगा, जिससे उसे खेल के मैदान से बाहर जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, खेल जीतने के पश्चात मेजर ध्यानचंद ने उनके सिर पर हॉकी मारने वाले खिलाड़ी से क्या कहा? खेल जीतने के बाद मेजर ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से हराता। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? बर्लिन ओलंपिक में लेखक के खेल का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। वो हमेशा खुद गोल करने की जगह दूसरे खिलाड़ियों को बॉल पास करते थे ताकि वो गोल कर सकें। उनकी इस खेल भावना से लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब कुछ दीर्घ प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। हॉकी खेलते समय लेखक किन बातों का विशेष ध्यान रखते थे? हॉकी खेलते समय लेखक इन बातों का ध्यान रखते थे। नंबर 1, खेल को खेल भावना के साथ खेलें। दूसरा, उनकी टीम के सभी खिलाड़ियों को भी श्रेय मिले। तीसरा, हार या जीत उनकी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और चौथा, खेल को पूरी लगन, साधना और खेल भावना से खेलते थे। अगला प्रश्न है, स्पष्ट करें कि ध्यानचंद सच्चे खिलाड़ी थे। ध्यानचंद ऐसे सच्चे और महान खिलाड़ी थे जिन्होंने पराधीन भारत में जन्म लेकर भी भारत को अपनी खेल भावना, अथक परिश्रम और लगन से वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी सफलता का रहस्य खेल को खेल भावना से खेलना था। उन्होंने अपना जीवन हॉकी के खेल को समर्पित कर दिया था। साथ ही खिलाड़ियों को पूर्ण सहयोग देते थे और हॉकी खेलने के लिए बहुत मेहनत करते थे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। तो आशय स्पष्ट करो में आपको जो पंक्तियां दी जाती हैं उनका अर्थ आपको बताना होता है। तो पहला प्रश्न है, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। ये पंक्ति मेजर ध्यानचंद ने उन लोगों के लिए लिखी है जो उनसे सफलता का गुरु मंत्र मांगते थे। इस पंक्ति का आशय है कि सफलता के लिए कोई गुरु मंत्र नहीं होता, अर्थात जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी गुरु से मंत्र लेकर उसका जाप करे और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, वैसा कोई भी मंत्र सफलता के लिए नहीं होता। इसे केवल अपनी लगन, साधना और खेल भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस पंक्ति का आशय है कि ध्यानचंद में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। परतंत्र देश का निवासी होने पर भी उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व था। वो हमेशा ये सोचकर खेलते थे कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि उनके देश की है। इसलिए वह जीत का श्रेय साथी खिलाड़ियों को और देश को देते थे। जो भी खिलाड़ी किसी खेल को खेलता है वो अपने देश के झंडे के नीचे अपने देश के लिए खेलता है। उस समय भारत का अपना झंडा ना होने पर भी उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे पाठ्य पुस्तक आपकी एनसीईआरटी की जो मल्हार है उस पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न अभ्यास है उसको डिस्कस करते हैं। पहला है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वो अत्यंत क्रोधी थे, वो अच्छे ढंग से बदला लेते थे, उन्हें हॉकी मारने पर वो अधिक गोल करते थे, या वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए? और इसका सही उत्तर है वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहना शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण,
हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण या उनकी खेल भावना के कारण? तो सही उत्तर है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर क्यों चुने। हमने पहले प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि जिस प्रकार ध्यानचंद ने खेल खेला और उस खिलाड़ी को उसकी गलती का एहसास कराया, इससे पता चलता है कि वह खेल को सही भावना से खेलना भी जानते थे और दूसरों को इसी खेल भावना से सीखने की सीख भी दे सकते थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण ये है कि वो इतना अच्छा खेल खेलते थे कि ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई है और उनके खेल के ढंग से सभी लोग दंग रह जाते थे, इसलिए हमने ये उत्तर चुना। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। तो पहला है लांस नायक, भारतीय सेना का एक पद या रैंक। बर्लिन ओलंपिक 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। पंजाब रेजिमेंट, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। सैंपर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेजों के समय का हॉकी दल। सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, बुरा करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। इसका उत्तर है बुरा करने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा इस बात का डर होता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी, क्योंकि उसे पता होता कि उसने बुरा किया है तो सामने वाला उससे बदला जरूर लेगा। जैसे हॉकी खेलते समय विरोधी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक मारी और उसके सिर से खून बहने लगा। जब वो मैदान पर वापस आए और उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा, तो वह खिलाड़ी बहुत घबरा गया। उसका ध्यान खेलने से हट गया क्योंकि उसे बार बार यही लग रहा था कि कभी भी ध्यानचंद उसके सिर पर हॉकी स्टिक मार सकते हैं या उसको किसी तरह की चोट पहुंचा सकते हैं। ख, मेरी तो ये हमेशा यह कोशिश रहती है कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब इसका उत्तर है खेल में सबसे बड़ी बात होती है खेल भावना। जिस खिलाड़ी के अंदर खेल भावना है वही टीम के साथ मिलकर खेलता है और जो खिलाड़ी अपनी टीम को साथ लेकर चलता है वही सबका दिल जीत लेता है। इसलिए एक दूसरे का सहयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ध्यानचंद हमेशा खुद गेंद लेकर गोल करने की बजाय गेंद को दूसरे खिलाड़ियों को पास करते थे ताकि वो भी गोल कर सकें। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी क्योंकि इससे वो न केवल खिलाड़ियों के बीच बल्कि लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गए थे। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? उत्तर, उनकी सफलता का रहस्य था उनका अथक परिश्रम और खेल के प्रति समर्पण। वे सारा दिन सेना में नौकरी करते थे और रात में हॉकी खेलते थे, जिससे उनका खेल और भी निखरता गया। इसके साथ ही उनकी लगन, खेल भावना, समर्पण भी उनकी सफलता का बहुत बड़ा रहस्य था। ख, किन बातों से पता चलता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? ध्यानचंद खेल के मैदान में स्वयं गोल करने के स्थान पर गेंद हमेशा अपने साथियों को पास करने की कोशिश करते थे ताकि वो भी गोल कर सकें। वे कभी गुस्से में दूसरे खिलाड़ियों को चोट नहीं पहुंचाते थे, ना ही ऐसा कोई काम करते थे जो खेल भावना के विरुद्ध हो। वे हमेशा देश के लिए खेलते थे और याद रखते थे कि जीत उनकी नहीं बल्कि
देश की है। उनकी इसी खेल भावना ने उनको दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है संस्मरण की रचना। उन दिनों जब मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था, इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान से देखें तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें हैं जो आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अब यहाँ हम संस्मरण लिखना सीखते हैं। हम संस्मरण कैसे लिखते हैं? तो माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन हमेशा उनकी कोशिश बेकार जाती। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मैदान में वापस पहुंचकर मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे और बूढ़े सभी मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरी देश की है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि लेखक ने अपने बारे में अपनी यादों को साझा किया है हमारे साथ। अपनी पुरानी यादों को एक कहानी के रूप में लिख रहा है और ये संस्मरण है। अगला प्रश्न है पाठ से आगे, यदि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते? ध्यानचंद के स्थान पर यदि हम होते तो हमारा भी बदला लेने का तरीका कुछ ऐसा ही होता कि हम सामने वाली विरोधी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल कम करते और उन्हें हराते। शारीरिक चोट पहुंचाकर खेल भावना का परिचय नहीं दिया जा सकता, परंतु खेल भावना के साथ खेलते हुए दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर हावी होना और उसे हराना, यह एक सकारात्मक उत्तर होता है जिससे सामने वाला खिलाड़ी डर जाता है और आप अपना बदला भी ले लेते हैं। उससे वह शर्मिंदा तो होता है परंतु कुछ नहीं कर पाता। तो आपने देखा, हमने मल्हार का दूसरा पाठ गोल आज जिस पर हम चर्चा की, उसके पढ़ाए जाने के उद्देश्य से लेकर उसके सार, उसके बहुकेंद्रीय प्रश्नों के साथ साथ प्रश्नोत्तर और जो पाठ्य पुस्तक में पीछे मुख्य प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उस अभ्यास को भी कर लिया है। परंतु इस पाठ्य पुस्तक अभ्यास में और बहुत सारा अतिरिक्त अभ्यास दिया गया है जिसमें बहुत सारा व्याकरण का अभ्यास है, अनुमान और कल्पना से, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको स्वयं बैठकर करना चाहिए। और इसके लिए हमारी पुस्तक मल्हार मार्गदर्शिका इस समय बाजार में और Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है। आप चाहें तो इससे और अच्छी तरह से सारी बुक का अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।